ओम शांति। समय के अनुसार हम अपने निर्णय ले सकें, डिसीजन ले सकें। हम सभी को सही समय पर निर्णय लेने पड़ते हैं। कोई सा भी एरिया हो, चाहे स्पोर्ट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्मी है, पुलिस है, हर एक को जो डिसीजन लेते हैं उसके कारण ही पूरा खेल आगे का चलता है। मैं कहूँ एक अच्छा लीडर वही है जो डिसीजन कम समय पर ऐसा ले जिससे सबका फायदा हो। मैं बता रहा था 1983 में वर्ल्ड कप क्रिकेट में जो यूके में हुआ था, उसके अगेंस्ट वेस्ट इंडीज थी। वेस्ट इंडीज 2 टाइम की विनर थी और इंडिया को ऐसा माना नहीं जा रहा था कि वो मैच जीतेगी। इंडिया 183 पर ऑल आउट हो गई और वेस्ट इंडीज को अच्छी बॉलिंग फील्डिंग के द्वारा उनको 140 के करीब आउट कर दिया था और फर्स्ट टाइम इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता। इसकी हर जगह काफ़ी अप्रिशिएट किया गया और उसमें जो देखा गया था टर्निंग पॉइंट वो थे कैसे सही समय पर डिसीजन लिए गए। कौन बॉलिंग करेगा, कितने ओवर देगा और जो फील्डर्स भी थे उनको कैसे चेंज किया गया। दूसरा एग्जाम्पल मुझे जो याद आता है कॉर्पोरेट एरिया में जीई कंपनी का, जो वर्ल्ड की एक बहुत अच्छी फेमस कंपनी है। उस समय वो कंपनी थोड़ा डाउन चल रही थी और उस समय जैक वॉल्श करके नया सीईओ बना कंपनी का। उसने पूरा एनालिसिस किया और एनालिसिस करके कंपनी में कई सुधार लाए, चेंजेस लाए और उनके उन चेंजेस से, सुधार से, डिसीजन से कंपनी फिर टॉप पर चली गई। कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी हो गई और वो जैक वॉल्श को उस समय बेस्ट मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड भी, बेस्ट सीईओ ऑफ द वर्ल्ड भी सिलेक्ट किया गया था। उन्होंने जितने भी नेगेटिव एरिया थे कंपनी के वो पूरे उन्होंने चेंज किए, परिवर्तन किए। उनको कोई ऐसा डर नहीं लगा कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ उनका क्या रिजल्ट होगा। नेगेटिव एरिया को नॉकआउट करते गए, इसलिए उनको कहा गया जैक न्यूट्रॉन बम की तरह उन्होंने पूरे पैराडाइम को शिफ्ट किया। इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यज्ञ में शिव बाबा ने, परमात्मा ने, निराकार ज्योति बिंदु ने अपनी एनर्जी और इंफॉर्मेशन, अपना रोड मैप, अपना विजन ब्रह्मा बाप में दिया। ब्रह्मा बाबा को भी कोई आइडिया नहीं थी कि क्या हो रहा है। वो तो एक बिजनेसमैन अपना कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने उनका एनालिसिस किया और उनको लगा कुछ चेंज करना है तो सडनली उन्होंने भी डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि अब मेरे को ये कार्य करना है जो परमात्मा ने उनके अंदर डाला। 1 सेकंड भी नहीं लगा उनको निर्णय लेने में। जैसे ही उनको निश्चय हो गया कि उनको क्या करना है, विजन क्लियर हो गया, तो उन्होंने क्विक डिसीजन लिया और अपने बिजनेस को समेट कर पूरा कार्य परमात्मा के कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। और हम सभी ने देखा उन्होंने धीरे धीरे दादियों को तैयार किया। दादियों की एक टीम क्रिएट हो गई और मम्मा फर्स्ट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी बनी।
उनको भी ये डर कभी नहीं रहा कि मेरे आगे ये लोग जाएं। पहले आप करके उन्होंने पूरा खेल खेला और उन डिसीजन में उनको कभी घबराहट नहीं आई, चिंता नहीं आई क्या होगा। वही हम सभी ने दादियों को देखा। मैंने भी जो सीखा, निर्णय लेना, डिसीजन लेना, एज ए डॉक्टर जो हम करते हैं वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें प्रोफेशनल स्किल्स रहता है, नॉलेज रहता है, पर जो सॉफ्ट स्किल्स है, आईक्यू के साथ जो ईक्यू है, एसक्यू है, वो दादियों से सीखा। बड़ी दादी को भी मैं देखता था जब हम पांडव भवन में थे, क्लास के बाद, मुरली के बाद आंगन में आकर बैठती थी, आराम से बैठकर रिलैक्स होकर। दादी कहती थी कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आ जाओ, यहां मैं फ्री हूं। और मैं देखता था जब कभी भी कई तरह के जो प्रॉब्लम थे, दादी 1 सेकंड में उनको सॉल्व करके देती थी, क्योंकि दादी ने कभी नहीं सोचा कि मैं कर रही हूं, परमात्मा करा रहा है, मैं ट्रस्टी हूं, वो करा रहा है, मैं केवल ऑर्डर मान रही हूं, मैं सेवा पर हूं। मेरे को एक बहुत अच्छा इंसिडेंस याद आता है दादी चंद्रमणि का, कैसे निर्णय लेते हैं। उस समय हम लोगों ने हेल्थ फेयर स्टार्ट किए थे, पूरे इंडिया में हेल्थ फेयर कर रहे थे। और एक हेल्थ फेयर के समय हम एक पर्टिकुलरली सिटी में गए। उस समय मैं बॉम्बे से ही गया उस सिटी में, ट्रेन लेट थी, मैं पहुंचा और मेले का उद्घाटन 4 बजे का था। दादी भी आई थी, दादी चंद्रमणि जी। हम जहां पर गए तैयार होने, वो पहली बार वो मकान लिया गया था और वहां कुछ प्रॉब्लम थे पानी का, और दिसंबर की ठंड थी, विंटर, चिली विंटर थी। जैसे तैसे हम 2 डॉक्टर थे, तैयार होकर आए, थोड़ा लेट हुए। मेले के इनॉग्रेशन के बाद दादी सेंटर पर हम सभी के साथ मीटिंग करी। दादी ने कहा क्या प्रॉब्लम थे, क्योंकि उनको पता लग गया। तो प्रॉब्लम बताने के बाद दादी ने 1 सेकंड में डिसीजन लिया। सामने ही गवर्नमेंट का यात्री निवास था। उन्होंने वहाँ के इंचार्ज को कहा कि जितने भी कमरे हैं आप बुक कर लो और कोई चिंता नहीं करो। हर एक को वहाँ 7 दिन गाइड्स को रहना है, वो अच्छी तरह रहेंगे तो सेवा दे पाएंगे। और मैंने देखा कि 1 सेकंड के डिसीजन में पूरा खेल बदल गया। समय अनुसार डिसीजन लेना, निर्णय लेना, ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप होती है, एक कैरेक्टर होता है। बड़ी दादी जब डिसीजन लेती थी, कुछ डिसीजन एकदम लेने पड़ते हैं, जैसे मैंने बताया दादी चंद्रमणि का, और कुछ डिसीजन हमारे क्रॉनिक रहते हैं, जिनमें हमें समय मिलता है। उन डिसीजन में हमारे पास समय रहता है कि हम क्या करें, इनफ टाइम रहता है। तो बड़ी दादी हमेशा कंसिस्टेंट सबको बिठाकर मीटिंग करके डिसीजन लेती थी।
हर एक से बात करके पूछती थी आपका क्या इसमें ओपिनियन है। एक बहुत बड़ा लीडर अगर आपसे पूछ रहा है आपका क्या ओपिनियन है, तो सब उमंग उत्साह से बैठकर क्रिएटिविटी से पूरी बातें दादी को बताते थे और दादी उनमें से जो बेस्ट ओपिनियन मिलता था वो डिसीजन लेती थी। हर एक लीडरशिप के अलग अलग कैरेक्टर रहते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी रहती है और हर व्यक्ति का भी अलग अलग एक पैटर्न रहता है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि हर आत्मा अलग अलग है और हर एक के अंदर जो यूनिक पैटर्न है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसके अनुसार डिसीजन लेता है। जब हम निर्णय लेते हैं, बॉडी पूरी एक प्रोसेस में इंफॉर्मेशन को लेती है। अगर मेडिकली कहूँ मैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर नर्वस सिस्टम से ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम, लोअर ब्रेन में जाती है। ये हमारा लोअर ब्रेन होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है, जिसको इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आती है वो प्रोसेस होती है। जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर रहता है, यहाँ भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। यहाँ पर एक एरिया ऐसा होता है ब्रेन का, एमिगुलाइड और हिप्पोकैम्पस, जहाँ पुरानी मेमोरी पड़ी रहती है, हमारा मेमोरी डाटा रहता है। ये भी अपना डाटा डालता है जब हमें निर्णय लेना होता है। और जैसे ही खबर प्रोसेस हो जाती है, डाटा भी पुराना वाला आ जाता है, वो ऊपर हायर ब्रेन नियोकॉर्टेक्स में जाती है, थिंकिंग ब्रेन में। थिंकिंग ब्रेन फाइनली खबर को प्रोसेस करता है और 1 सेकंड से कम भी वापस डिसीजन देकर भेज देता है। ये सब बातें बहुत कम समय में, मिली सेकंड में होती है और हम फिर निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअली देखें, जो हमने बाबा से सीखा, ये एक मेडिकल पार्ट था। स्पिरिचुअली देखें तो बाबा ने हमें बताया, तुम्हारे अंदर एक एनर्जी है, सॉफ्टवेयर है, मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, MIS। MIS का अर्थ है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारे अंदर नेचुरली काम करता रहता है। जो आत्मा रूपी सॉफ्टवेयर डाला हुआ है MIS का, वो ऑटोमेटिक काम करता रहता है। मन थॉट्स पैदा करता है, इंटेलेक्ट, बुद्धि डिसाइड करती है कि कौन सा संकल्प पकड़ना है, नहीं पकड़ना है, और यहाँ भी संस्कार अपना खेल खेलते हैं। तो बुद्धि निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है। सबसे इम्पोर्टेंट गेम मैं जो सोचता हूँ, बुद्धि प्ले करती है। डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि। बाबा भी आकर हमारी बुद्धि को डिवाइन बनाता है।
बुद्धि क्लियर रहती है, क्लीन रहती है, तो डिसीजन ले सकती है। डिसीजन तब नहीं ले पाते जब मन और बुद्धि में कॉन्फ्लिक्ट है। मनुष्य का सबसे बड़ा तनाव, स्ट्रेस, अगर मैं कहूं, मन और बुद्धि की लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, डुअलिटी है। और जहां डुअलिटी रहती है वहां प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मन कुछ सोच रहा है और बुद्धि कुछ सोच रही है। मन अगर क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, और बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं है, तो दोनों में प्रॉब्लम आएगा और डिसीजन हम ले नहीं पाएंगे। और तीसरा, संस्कार भी अपना गेम खेल रहा है, डरा रहा है, क्योंकि जो हमारे इमोशंस हैं वो वहाँ पर हैं, जो ब्रेन के द्वारा हमारे कर्मेंद्रियों पर आ रहे हैं। हमारा सॉफ्टवेयर मन बुद्धि संस्कार MIS ब्रेन के द्वारा मैसेजेस देता है। ब्रेन एक इलेक्ट्रोकेमिकल मास है जो खबर को लेता है और खबर को ट्रांसफर करता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तो जब मैंने कंफ्यूजन हुआ निर्णय लेने में, दोनों की लड़ाई चल रही है और संस्कार भी डरा रहा है, फियर आ रहा है, और मेरी बुद्धि में आ रहा है इसको करने से होगा क्या, होगा रिजल्ट क्या होगा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है जब हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि इस डिसीजन का क्या कॉन्सिक्वेंस रहेगा, और वो अगर ज़्यादा डरा रहा है तो हम डिसीजन ले नहीं पाते हैं। एक्यूट में जब हमें सडन लेना है, अचानक लेना है, एकाएक लेना है, क्योंकि तीनों गेम अपने अपने प्ले कर रहे हैं। और उसका मेन कारण रहता है कि कहीं ना कहीं मेरे माइंड प्री ऑक्यूपाइड है, बहुत हेवी है। प्री ऑक्यूपाइड होने के कारण हेवीनेस है, तो क्लियरिटी नहीं है। अब बाबा ने हमें सिखाया जितना हो सके वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स को कम करते चलें। अगर मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं, मेरे वेस्ट और नेगेटिव थॉट कम से कम चलें और मेरे पॉजिटिव थॉट, संकल्प, उनका फ्लो अच्छी तरह चले, तो मन और बुद्धि में दोस्ती हो जाएगी। क्योंकि बाबा ने कहा दूरांदेशी बुद्धि चाहिए, फार साइटेड इंटेलेक्ट, विशाल बुद्धि चाहिए, तभी हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, कारण को निवारण में टर्न कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत काल की प्रैक्टिस चाहिए, और वही बाबा हमें ट्रेनिंग देते जा रहा है। मैं कहूँ संगम है ही ट्रेनिंग का, क्योंकि जब हम सत्युग त्रेता में जाएंगे और आगे वाले द्वापर के जन्म भी रहेंगे, अंत तक हमारी निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी। इसीलिए वहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती
एडवाइजर्स की। धीरे धीरे हम अंदर से इंडिपेंडेंट बढ़ते जा रहे हैं। जितना मैं अंदर से इंडिपेंडेंट बनूंगा, बाहर से इंटरडिपेंडेंट बनूंगा, तो मेरे डर कम होंगे। बाबा मेरी लेवल को अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट लेवल पर ले जा रहा हूं। मोस्टली हम कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, और हमारे निर्णय भी कंफर्ट जोन के अंदर ही प्ले करते हैं। पर डिसीजन जब कंफर्ट जोन के बाहर लेना पड़ता है, वहां हमें मेहनत करना पड़ती है, और वो बाबा हमारी तैयारी कर रहा है। इसीलिए बाबा एक टर्म यूज करता है, कर्मातीत, अंतवाहक। कर्मातीत का अर्थ है मैं कर्म कर रहा हूं, मेरे को कर्म का अतीत, पास्ट और कर्म का क्या रिजल्ट होगा वो पुल नहीं कर रहा है, खींच नहीं रहा है, डरा नहीं रहा है। और जहां डर नहीं है, फियर नहीं है, वहां ब्लड हमारा ब्रेन में 100% रहता है। जहां फियर आता, डर आता है, हमारी ब्रेन की क्लियरिटी कम हो जाती है, ब्लड हमारे पाँव में आ जाता है। तो कर्मातीत का अर्थ है कर्म कर रहा हूं, पर कर्म का रिजल्ट क्या होगा वो मुझे डरा नहीं रहा है। पास्ट भी मेरे को खींच नहीं रहा है, क्योंकि इस समय हम सभी देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में एक नया पैराडाइम आ गया है, नया शिफ्ट हो गया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सडन आएगा। हर एक को अपने लिमिट में अपनी लाइफस्टाइल को जीना पड़ रहा है, और उसके कारण एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सुसाइड आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि उसकी जो आत्मा की फ्रीडम थी, जो उसका कंफर्ट जोन था, वो कम हो गया, और ह्यूमन इंटरैक्शन बढ़ गए, क्योंकि हर एक को घर में रहना पड़ रहा है। तो हर व्यक्ति घर में ही है, और आपस में वो इंटरैक्शन के द्वारा सूटेबल है, नहीं है, कंफर्ट है, नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कर्मातीत का अर्थ है कि कर्म करते रहें, कर्म का रिजल्ट मेरे को पुल नहीं करे। ये लेवल तब आती है एक, जब हमारे में डर खत्म हो जाता है। दूसरा, समय के अनुसार संकल्प आ रहा है। बाबा ने कई बार बताया, जब अच्छी स्थिति रहेगी मन और बुद्धि की, तो पहले से ही पता लगेगा विघ्न आने वाला है, और आप कैच करोगे। इन एडवांस आपको फील होगा कुछ होने वाला है, और वो डिपेंड करता है आपकी परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति। अगर मेरी परखने की शक्ति अच्छी है, तो मेरा निर्णय लेने की शक्ति भी अच्छी रहेगी, क्योंकि उस समय कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या करना है। मेरे वाइब्रेशन
नेचुरल चल रहे हैं, जिसको बाबा ने कहा फरिश्ता। फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ते का अर्थ ही है वो डबल लाइट में स्थित होकर कार्य कर रहा है। समय और संकल्प एक फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। ब्रेन वेव्स भी स्लो लेवल की हो गई हैं। वर्तमान में रहकर कार्य कर रहा हूँ, तो जब हमारे संकल्पों की स्पीड कम होती है, ब्रेन वेव्स एक स्लो डाउन होती है, अल्फा लेवल होती है, डेल्टा लेवल रहती है, थीटा लेवल रहती है, तो हमारा कंसंट्रेशन फोकस अच्छा रहता है, एकाग्रता अच्छी रहती है। और एकाग्रता अच्छी रहती है तो निर्णय ले सकते हैं। अगर मन भटक रहा है, बुद्धि भटक रही है, तो उस समय हम डिसीजन एकदम नहीं ले पाते हैं। तो हम प्रैक्टिस करते रहें, मन को बार बार वर्तमान में लाएं और परखने की शक्ति को प्रेजेंट अवेयरनेस में डेवलप करते रहें। जितना हम कॉन्शियसली वर्तमान में काम करते हैं, कॉन्शियसली अवेयरनेस में काम करते हैं, उतना हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग भी अच्छी होती है। और जितना मैं कॉन्शियसली अवेयर नहीं हूँ, अपनी चेतना में नहीं हूँ, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम ऑटो मोड पर काम करता रहता है। और सबकॉन्शियस हमारा 85 to 90% है, वो ऑटो मोड पर चला जाता है। और जब वो ऑटो मोड पर जाएगा तो वो डराता है, जो पास की मेमोरीज है, जो प्रोग्रामिंग बचपन से हुई है, तो वो व्यक्ति उसी तरीके से बिहेव करता है। पर यहाँ बाबा हमें सिखा रहा है, कॉन्शियसली अवेयर होकर तू कार्य कर। बार बार मन को वर्तमान में ला। मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल थिंकिंग में डाली है। एक गांव है, वहाँ पर एक किसान है, उसकी डॉटर है और एक जमींदार है। किसान ने काफ़ी लोन जमींदार से लिया, पैसा वापस नहीं कर पा रहा लोन। जमींदार ने कहा किसान को, अगर तू लोन नहीं दे पाएगा तो मेरे को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जमींदार ने कहा, तेरी डॉटर है, उससे मेरी शादी करा दे तो मैं लोन माफ़ कर दूंगा, और अगर नहीं कराया तो जेल जाना पड़ेगा। उस रात को किसान और उसकी डॉटर बड़े चिंता में रह गए, क्या होगा, क्या करना है। यंग डॉटर थी। अगले दिन जमींदार ने पंचायत बुलाई। ये डिसीजन हुआ कि जमींदार एक काला बैग लेगा, ब्लैक बैग, उसमें 2 पत्थर डालेंगे, एक वाइट और एक ब्लैक। किसान की डॉटर सबके सामने बिना देखे बैग में हाथ डालेगी। अगर उसने वाइट पत्थर उठाया तो लोन माफ हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा।
अगर ब्लैक बैग उठाया तो जमींदार से शादी करना पड़ेगी, और अगर पत्थर नहीं उठाती है तो फिर किसान को जेल में जाना पड़ेगा। डिसीजन हुआ, सब लोग पंचायत स्थल पर चल पड़े। जमींदार आगे जा रहा था और किसान की डॉटर पीछे चल रही थी। किसान और उसकी डॉटर, उसकी डॉटर ने देखा जमींदार ने जमीन में से 2 ब्लैक स्टोन उठाए, पत्थर उठाए, पेबल्स उठाए और बैग में डाल दिए। जमींदार ने सोचा जो भी पत्थर उठाएगी वो ब्लैक ही होगा और मेरी विक्ट्री होगी। किसान की डॉटर ने ये देख लिया। उसने सोचा अगर मैं रिफ्यूज़ करती हूँ तो प्रॉब्लम, और लोगों को बताती हूँ तो प्रॉब्लम। वहाँ पहुँचे, किसान की डॉटर ने पत्थर निकालने के लिए हाथ डाला, पत्थर निकाला बैग में से बिना देखकर, और फिर कुछ ऐसा दिखाया कि वो गिर रही है और पत्थर हाथ से गिर पड़ा, स्लिप हो गया। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, पंचायत ने कहा कोई बात नहीं, जो पत्थर इसने उठाया होगा उसके अपोजिट पत्थर बैग में होगा तो पता लग जाएगा उसने क्या उठाया है। और अंदर तो ब्लैक पत्थर ही था, तो लोगों ने कहा उसने वाइट उठाया होगा, और किसान और उसकी डॉटर बच गए, लोन खत्म हो गया। अब इस कहानी का एनालिसिस करें तो 2 चीजें क्लियर थी। एक, किसान की डॉटर का ऑब्जर्वेशन अच्छा था, परखने की शक्ति अच्छी थी, और उसके आधार पर उसने जो निर्णय लिया, डिसीजन लिया, वो उसके काम आए। कभी कभी हम निर्णय लेने में बहुत टाइम ले लेते हैं, कभी कभी वो हमें भी तकलीफ देता है। कुछ डिसीजन ठीक है, हमें टाइम मिलता है, तुम्हें ये करना है, ये करना है, उसमें हम अपने में बैठते हैं, तो वो डिसीजन हम आराम से ले सकते हैं अगर हमें शांत साइलेंस में बैठने की हैबिट है। मैं हमेशा देखता हूं, मैं अपने भी कई चीजें मेरे को तब क्लिक करती हैं जब मैं डिटैच हो गया। उस समय पैनिक नहीं होता, क्राउड अप नहीं होता, छोड़ देता हूं और फिर अपने को डिटैच करके देखता हूं, वो डिसीजन खुद ही आता है, निर्णय अपने आप आता है, जिसको कभी कभी कहते हैं हम इंट्यूजन, गट फीलिंग। और जितने भी अच्छे लीडर्स रहे जो अपने अपने फील्ड में आगे बढ़े और सक्सेसफुल बने, वो अपने इंट्यूजन से ही आगे बढ़े। चाहे न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए देखा, आर्किमिडीज ने टब में गया और नया इन्वेंशन लेकर भागा। इंट्यूजन का अर्थ है गट फीलिंग। हमारी आंतें, इंटेस्टाइन, सेकंड ब्रेन है। एक ब्रेन यहां पर है और एक ब्रेन यहां पर है। जो यहां पर होता है उसका रिफ्लेक्शन यहां आता है। ये रिसर्च में देखा गया, जो पेप्टाइड यहां सीक्रेट होते हैं वो यहां भी होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन, ये एक बुक थी कैंडिड सी पर्ट की, जिसने रिसर्च में बताया
कि यहाँ भी पेप्टाइड होते हैं, यहाँ भी होते हैं। इसीलिए जब कभी भी हम निर्णय लेते हैं, हमें यहाँ पता लगता है ठीक है कि नहीं है। उस समय अगर मेरी गट इंटेस्टाइन कंफर्टेबल है, कोई ग्रीपिंग पेन नहीं है, तो इसका अर्थ है मेरा डिसीजन ठीक है, मेरी हार्ट बीट ठीक है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है। इसका अर्थ है कि मेरे को ले लेना चाहिए। इंट्यूजन। इसकी भी प्रैक्टिस के लिए हमें बार बार साइलेंस की प्रैक्टिस करना पड़ती है। इस प्रैक्टिस से मेरी आत्मा, मेरा MIS सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है। शरीर का हर सेल पूरा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, और हर सेल पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। ऐसे ही जब मैं साइलेंस में जाता हूँ, अनादि में जाता हूँ, इटर्निटी में जाता हूँ, तो मैं इटर्निटी से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता हूँ। यूनिवर्स की सब आत्माओं से कनेक्ट हो जाता हूँ ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं हूँ ही एनर्जी वेव्स। मेरी वेव्स, मेरे वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर जो प्रॉब्लम होता है, अगर हम यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स उसका आंसर हमें देता है। कहीं ना कहीं से वो आंसर आ जाएगा। जो जॉन F कैनेडी ने कहा था, ह्यूमन बीइंग के सब प्रॉब्लम ह्यूमन ही क्रिएट करता है, व्यक्ति ही क्रिएट करता है, और उसका आंसर भी ह्यूमन बीइंग के अंदर है। कोई भी प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग से बियॉन्ड नहीं है, हर एक का आंसर है। इसलिए बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी। जब हम त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर आंसर लेते हैं, तो यूनिवर्स हमें आंसर देता है। मेरे को एक बहुत अच्छी स्टोरी जो हमेशा मैं बताता हूँ लेक्चर्स में, एक किसान खेत पर काम कर रहा है। एक घड़ी पहनी हुई है उसने। घड़ी जो पुरानी घड़ी रहती है वो आवाज करती है टिक टिक। काम करते करते घड़ी गिर गई। किसान ने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। इवनिंग का टाइम था, थोड़ा अंधेरा हो रहा था। किसान घर आया। घर पर उसके लड़के ने पूछा क्या हुआ? बोला मेरी घड़ी गिर गई। लड़के ने कहा मैं जाकर देखता हूं। लड़का खेत में आया और शांत होकर खड़ा हो गया, 0 लेवल पर। जैसे ही वो 0 लेवल पर खड़ा हुआ, पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो गया, आत्मा से कनेक्ट हो गया। घड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी, टक 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 टक। वो जाकर वहाँ से उसको घड़ी लाकर किसान को दे दी, फादर को दे दी। ये टक टक आवाज़ आत्मा की हर एक के अंदर है, पर हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बहुत हेवी थॉट्स चलते रहते हैं। अब ऐसा समय आ गया है, इस समय पर हमें अपने थॉट्स को, क्वांटिटी को, स्पीड को कम करने की प्रैक्टिस करते रहें।
वही संकल्प उत्पन्न हो जो अभी मुझे करना है। ड्रामा अनुसार वही संकल्प क्रिएट हो रहा है जो मुझे इस समय करना है। बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करें। ओवर थिंकिंग भी अच्छा है, कोई खराब नहीं है, पर कॉन्फ्लिक्ट उसमें आता है तो प्रॉब्लम देता है। डुअलिटी आ जाती है तो प्रॉब्लम देता है। तो बाबा ने हमें ट्रेन किया है कि वर्तमान और भविष्य एक हो जाएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर एक हो जाएगा। मेरे वर्तमान से फ्यूचर को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, मेरे फीचर्स से फ्यूचर को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। जो देवताओं के फीचर्स हैं वो मेरे में वर्तमान में धीरे धीरे ला रहा हूँ, और वही प्रैक्टिस हमें करते रहना है। मैंने एक जगह बोला भी था और बाबा की मुरली में है 69-70 में क्लियर कट बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन का अनुभव तुम्हें यहाँ पर करना है, यहीं तुम्हें अव्यक्त वतनवासी बनना है। फरिश्ता यहीं पर मेरे को बनना है। जितना मेरी फरिश्ता नेचुरल होगा वो डिसीजन अपने आप देगा। फरिश्ते का अर्थ ही है कि वो श्रीमत ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गई, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है कि हमें टाइम नहीं मिलेगा किससे पूछें। मैं कहाँ पर हूँगा वो किसी को नहीं मालूम। हर एक आत्मा का अपना वाइब्रेशन है, कर्मों की थ्योरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। वो किस समय कहाँ पर होगा किसी को नहीं पता, पर उसके साथ उसकी जो चैतन्यता है, कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस है, जो वॉइसलेस का वायरलेस है, वो उसके साथ है और उसके अनुसार वो डिसीजन ले पाएगा। जितना हमारा ये वॉइसलेस का वायरलेस नेचुरल काम करेगा वो डिसीजन ऑटोमेटिक देता रहेगा। तो अव्यक्त फरिश्ते की भी प्रैक्टिस हम करते रहें। जितना हमारी ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, अंदर बाहर एक होते जाएंगे, शाइनिंग स्टार काम करता रहेगा, लाइट और माइट हाउस काम करता रहेगा, उतना निर्णय अपने आप होगा। जो आज बाबा ने आज के वरदान में भी कहा, सर्व शक्तियों की लाइट, वो लाइट हाउस का काम करती है। लाइट का अर्थ ही है मार्ग दिखा रही है, निर्णय दे रही हैं। लोग हमसे निर्णय पूछ रहे हैं, डिसीजन पूछ रहे हैं, हमें अपने तो लेने ही हैं। पर मैं देख रहा हूँ इस समय सबसे बड़ी सेवा लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की है। लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, अनसर्टेनिटी है। लोग ऑनलाइन पूछते हैं, और अगर हमारी स्टेज अच्छी है, अव्यक्त है, तो हम लोगों को बिना डर के निर्णय दे पाएंगे। चाहे वो हेल्थ के इशू हैं, चाहे फाइनेंशियल इशू हैं, चाहे प्रॉब्लम है, उनको हम ठीक कर पाएंगे। तो डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि को डेवलप करते रहें। जहाँ मेरे को लगे कि बुद्धि में कहीं प्रॉब्लम है, उसको चेक करें और चेंज करें, तो तब हम दोनों डिसीजन ले पाएंगे। समस्याएं तो हमेशा आती रहेंगी, बदलती रहती हैं। कौन सी समस्या किस समय आए, कौन सी परिस्थिति कौन से समय आए, अपने को नहीं मालूम।
वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कर्मा के अनुसार आती हैं। पर उस समय जो बाबा ने मेन गेम सिखाया है, आपकी स्वस्थिति अच्छी हो। स्वस्थिति से परिस्थिति को आप ठीक करते रहेंगे। इसीलिए बाबा ने बार बार कहा था कई मूल्यों में, अचानक एवर रेडी बहुत काल का अभ्यास। ये तीनों हमारे प्रैक्टिस करते रहें और ये समय इतना अच्छा मिला हमें, चाहे हम अब सब काम कर रहे हैं, घर पे भी हैं, तो इस समय ये प्रैक्टिस को अपनी प्रैक्टिकल स्वरूप में बनते जाएं। जो थ्योरी हमने पढ़ी, इन्फॉर्मेशन हमें मिली, अब ये समय है प्रैक्टिकल उसको धारण करें। जितना स्वरूप में लाएंगे, स्मृति में लाएंगे, उतना मेरी स्मृति, स्वस्थिति, वृत्ति, दृष्टि, कृति पावरफुल होगी। और अगर मेरी स्मृति, स्वस्थिति, वृत्ति पावरफुल है, ऑटोमेटिक ऑरा, लाइट, वातावरण चेंज होगा। वृत्ति से ही वातावरण बनता है, वृत्ति से ही वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन वातावरण बनाता है। तो ये प्रैक्टिस अब हम करते रहें और कोई भी डिसीजन में घबराए नहीं। अगर मेरे को लगता है 60% आ गया, 70% आ गया तो करें। 100% कभी भी नहीं होता आंसर। अगर 60 है, 62 है, 52 है, लग रहा कंफर्टेबल हूँ, करें और उस रिज़ल्ट को देखें। मेरे को याद आ रहा है ऑनरेबल रतन टाटा जी का एक स्टेटमेंट, आई डोंट टेक राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। तो वो बिना डर के जब हम डिसीजन लेते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, तो हमारे डिसीजन अच्छे ही होंगे, क्योंकि हमारे संकल्पों में विश्व कल्याण समाया हुआ है। ये मैं एंड करूँगा। जो टोटल सीक्रेट मैंने दादियों का देखा, ब्रह्मा बाबा का देखा, वो एक ही था, हम जो भी कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, अनकंडीशनल। जब हम विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं तो हमारे में शुभ भावना, शुभकामना रहती है और हमारा डिसीजन अच्छा ही होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वो कैसे वो फियर को हैंडल करें। जितनी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा ब्रेन में जाती है और वो इमोशन कनेक्ट हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन यही है, काम की न्यूज़ देखें, कम से कम देखें, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन अंदर न डालें, अनवांटेड वीडियो ज़्यादा खोलें नहीं। जो भी चल रहा है बीमारी से भी रिलेटेड, वो चल रहा है और हम देख रहे हैं, हम अपना प्रोटेक्शन बना कर रखें। जो एक्सटर्नल है वो तो हो ही रहा है, पर जो हमें बाबा ने सिखाया है कि हमें अंदर का सिस्टम ठीक रखना है। जो मैंने कहा स्वस्थिति, अगर स्वस्थिति अच्छी है, मेरी क्या स्वस्थिति है इस समय, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। जब ऑलमाइटी मेरे साथ है, कंपेनियन है, तो वो डर और फियर हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब ट्रस्टी हैं, अपना मैच प्ले कर रहे हैं और मैच में रिज़ल्ट का हमें उसकी चिंता नहीं करना है। वो तो होता रहेगा, एक्सटर्नल चीज़ें जो मेडिकल हैं वो तो चल ही रही हैं, हमें उनको नहीं देखना है, अपने को ठीक रखना है, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखना है, अपना प्रोटेक्शन रखना है। बाकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोड भी नहीं लेना, एक बार लिया, देख लिया, ठीक है, क्योंकि जितना देखेंगे, जितना यहाँ पर रिवाइज होगा, वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर सबकॉन्शियस में जाएगा और वो डराएगा।
क्योंकि वो भी डाटा अंदर जाता है। तो सबसे अच्छा है इजी रहें, सिंपल रहें, जितना काम का खबर है उतना लिया, और फिर कुछ अच्छी चीज़ें हम सुने देखें। तो वो जो रिप्लेसमेंट होगा, फियर का रिप्लेसमेंट ही क्या है? फियर का अर्थ ही है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। जितने भी डर हैं वो रियल नहीं है। 99% नॉट रियल, 1% फियर ही रियल होता है। और फियर को रिप्लेस करना है तो मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा पॉजिटिविटी से। और मेरा पॉजिटिविटी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं अपने को प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो रोज़ हम अपने को शक्ति देते हैं और परमात्मा को साथ लेकर चलते हैं, उसकी याद में खाना खाते हैं, तो वो वाइब्रेशन उन चीज़ों तक जाते हैं, वो भी हमें ताकत देते हैं। और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाते हैं, टकराते हैं, इम्पल्सिस टकराती है तो वो उनको भी ताकत देती है। और यही बेस्ट सेवा का समय है, क्योंकि आने वाला समय जिनके पास भी ये वाइब्रेशन जाएंगे वो लोग आएंगे। ब्रह्मा बाबा का यही फॉर्मूला था। रमेश भाई बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। अगर कोई आदमी घबरा हुआ है परिस्थिति में, ऑलरेडी ही इज इनटू अ बैड फेज, तो उस समय जो आपने बोला कि मन बुद्धि का एकाग्रता होगा, वो कैसे होगा सर? उसको भी कहीं ना कहीं अपने मन को एश्योरेंस करना पड़ेगा, या उसके साथ जो दूसरे लोग हैं, कनेक्टेड हैं लोग, चाहे पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, उसको एश्योरेंस दें, हिम्मत बंधा है। तो जब हम उसको पॉजिटिविटी देते हैं तो धीरे धीरे अगर उसकी चिंतन सोच उस नेगेटिव से बेटर होगी, तभी यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करेगा। अगर वो सोच रहा है मैं तो ऐसा ही हूँ, घबराया हुआ हूँ, तो वो वाइब्रेशन कंटिन्यूस चल रहे हैं और वो प्रॉब्लम बना का बना ही रहेगा। तो जैसे कहते हैं ना, हम पहले सांस लो, डीप ब्रीदिंग करो, और फिर उससे बाहर आने की कोशिश करो। एश्योरेंस दो अपने को कि सब ठीक हो जाएगा, इस समय सब ठीक है, आई एम ओके राइट नाउ। तो जब हम अपने प्रोग्रामिंग देते हैं कॉन्शियस माइंड से, तो वो प्रोग्राम एक्सेप्ट होता है। पर अगर मैं नेगेटिव ही बनाकर रहता हूँ, उसी घेरे में रहना चाहता हूँ, तो उसका कोई सलूशन नहीं है, निकलना तो पड़ेगा। जैसा हमने देखा, एक बच्ची ने दिल्ली से गुड़गांव से बिहार तक 1200 किलोमीटर साइकिल, छोटी बच्ची ने अपने फादर को पीछे बिठाकर ले गई और वहाँ पहुँच गई। तो उसने हिम्मत डाली, नहीं तो वो सोचती कुछ नहीं कर सकते, कुछ रास्ता ही नहीं है। पर बीमार फादर को वो ले गई और 1200 किलोमीटर ट्रैवल करके, प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट की डॉटर ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो हर एक के अंदर पोटेंशियल है, पर वो ब्लॉक हो गया है, रुक गया है। तो उसको ब्लॉकेज को, नेगेटिविटी के आवरण को निकालना पड़ता है। तो पॉजिटिविटी का आवरण आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। आपने जो बोला कि अपना वर्तमान जो है वो अच्छे से पॉजिटिव सोच में रखने का, लेकिन उसके सामने वाले गलत अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं, हम सफर भी कर रहे हैं, तो उसका बैलेंस कैसे करना चाहिए सर? मैंने जैसे कहा कि अपना रिमोट कंट्रोल हमें किसी को नहीं देना है। तो जब वो खुद सोचेगा, क्योंकि उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर तो है ना, केवल उसकी सोच जो है वो वीक हो गई है, और उसके कारण ये दवाइयाँ लेना पड़ती है। जो डोपामिन लेवल है, सेरोटोनिन लेवल है, वो कम हो जाती है। तो वो पहले अपने को ठीक करे तो सामने वाले एडवांटेज लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये मेरे हाथ में है, खेल मेरे हाथ में है। अगर मैं अपने को ठीक कर देता हूँ तो सामने वाले को वो समझेगा, परखेगा और निर्णय करेगा। परखने की शक्ति तो हर एक को दी है ना, वो तो लगा हुआ है ना, पर हम डर के मारे, घबराहट के कारण वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो पहली बात है पैनिक नहीं होना है, इजी रहना है,
और फिर सोचना है कि मेरे को इससे बाहर आना है तो क्या करना है। तो तब हम धीरे धीरे उस स्थिति से बाहर आते हैं। प्रॉब्लम हर एक के पास आते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं आए, पर उस स्थिति से बाहर आना उसके ऊपर है। जैसे मैंने ये बच्ची का बताया, इस लॉकआउट में इतने अच्छे एग्जाम्पल मिले कि कैसे उन लोगों ने अपने को उससे बाहर निकाला। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को बाहर आना है कि नहीं आना है। और एक बार सोच लिया आना है तो वो आएगा ही आएगा। तो वो जो आई एम नॉट गुड का आवरण लगा रखा है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे से होता नहीं, आई एम वर्थलेस, तो इसको हम कहते हैं सिंपैथ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। उसको निकाल देना है और फिर अपने पॉजिटिव कवर को, जो बाबा ने कहा कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सिलेक्टेड आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, एक संकल्प भी उसने पॉजिटिव लिया, पावरफुल लिया और कुछ नहीं करे, तो वो धीरे धीरे बाहर आएगा। दवाई किस तरह की बीमारी है, क्या लेवल है, हर एक का अलग अलग रहता है। मैं यहाँ बैठकर डायरेक्ट एडवाइस नहीं दे सकता कि दवाई लेना है कि नहीं लेना है। वो वहाँ का डॉक्टर जो उसको देख रहा है वो ही डिसाइड करता है। बाकी अगर उसको, जैसे मैंने कहा, ठीक होना है, पहले वो सोचना है। जैसे ही यहाँ फिजिकल में, मेंटल में उसने सोचा मेरे को ठीक होना है, बाहर आना है, तो जो डोपामीन लेवल है, सेरोटोनिन लेवल है, जिससे ये प्रॉब्लम आता है, वो ठीक होने लगती है। ये दोनों लेवल तब कम होते हैं जब खुशी गायब हो जाती है, निराशा रहती है, और जब ये दोनों गायब हो जाते हैं तो ये लेवल डाउन होती है। और जैसे ही खुशी दी और परमात्मा का साथ लिया तो वो दोनों ब्लड लेवल, ब्रेन की दोनों न्यूरोट्रांसमीटर ठीक होना शुरू होते हैं। अब हर दवाई का नुकसान तो होता ही है, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट लें, हर एक का साइड इफ़ेक्ट रहता है। अब मैं ये नहीं कह सकता उसको वो कौन सी दवाई ले रहा है, एडिक्शन होगा कि नहीं, पर हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट है। टेक्निकली करेक्ट, ओके। कोई भी दो चीज़ जब कनेक्ट होती है और जब कभी भी हायर एनर्जी से कनेक्ट होती है तो वो जो फ्लो है उस हायर एनर्जी का, वो हमारे में आएगा ही आएगा। प्यार का सागर है, शांति का सागर है, खुशी का सागर है, आनंद का सागर है, तो वो मैं फील करूँगा। जो अभी तक मैं फील नहीं कर रहा था, अब मैं फील करने लगा कि समथिंग डिफरेंट मेरे में आ रहा है, तो तब मैं सोचूंगा कि मेरा कनेक्टिविटी ठीक है। और वो जब कनेक्टिविटी होती है तो हम दूसरों को भी देना शुरू करते हैं। अगर वो कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो मैं दूसरों को नहीं दूंगा, मैं अपने आप से ही नाराज़ हूँ। पर जैसे ही मेरी कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, जिसको मैं कहता हूँ ACE, ACE का अर्थ है अवेयरनेस, कनेक्टिविटी, एक्सप्रेशन। जैसा ही मेरा अवेयरनेस ठीक है, कनेक्टिविटी हो गई, तो मैं कम्युनिकेट करूँगा, कम्युनिकेट दूसरों को भी करूँगा और ख़ुद को भी करूँगा। तो वो मेरे को पता लगेगा कि मेरी, जैसे मैंने कहा, गट फीलिंग, जैसे ही डर यहाँ होता है तो डर यहाँ फील होता है इंटेस्टाइन में। बच्चा कहता मैंने स्कूल का काम नहीं, स्कूल का काम नहीं किया, तो वो कहता पेट में दर्द हो रहा है। फियर यहाँ है, दर्द यहाँ फील कर रहा है, क्योंकि दोनों पेप्टाइड्स एक जैसे सीक्रेट होते हैं। ऐसे ही हर कनेक्टिविटी का फीलिंग आएगा, हम अति इंद्रिय सुख आएगा, लाइट फील करेंगे, हल्का फील करेंगे, और वो हम कह सकते हैं कि मेरी कनेक्टिविटी ठीक है। जिनके साथ हम रहते हैं, अगर वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, हम उनके साथ डिपेंडेंट है, तो क्या करें? बिकॉज उनका और हमारा डिसीजन में भी मैच नहीं होता परिवार में। कि माँ बाप ही उस बच्चे को पूरे डिसीजन दे रहे हैं, तो उसके अंदर का जो मन, बुद्धि, संस्कार का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डेवलप ही नहीं होता।
और वो केमिकल डोपामिन सेरोटोनिन भी प्रॉपर नहीं होते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट हो गया है। यहाँ क्या करना है, मेरे को धीरे धीरे खुद के डिसीजन लेने हैं और उनको बताने हैं कि आई एम कंफर्टेबल इन दिस डिसीजन। और वो अब इस समय ये ग्लोबल वर्ल्ड है और ग्लोबल वर्ल्ड में कोई एक लिमिटेड वर्ल्ड नहीं है। आने वाला समय और ग्लोबल होगा, यूनिवर्सल होगा। हर कोई एक यूनिवर्स में जी रहा है। तो डिसीजन अगर मैं खुद के नहीं लूँगा, कहीं पर फंस गया और उस समय मैं उनसे पूछूं वो फ़ोन लगेगा नहीं लगेगा, इंटरनेट काम करेगी नहीं करेगी, मैं नहीं कह सकता। इसलिए पेरेंट्स का जो भी उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ हैं, उसको फ्रीडम दें, डिग्निटी दें और उसको डिसीजन लेने में मदद करें। जैसे मैंने कहा, दादी भी सबके डिसीजन लेती थी और फिर निर्णय देती थी कि ये करना है। वो भी अपना डिसीजन कभी वो नहीं करती थी। इसी तरीके से हम अपने डिसीजन लें और उनको बताएं जो सामने है। दादी भी कहती थी लिख कर दे दो मैं देखती हूँ, तो लिख कर लोग डाल देते थे और फिर दादी पढ़ती थी। तो ये एक अच्छे लीडरशिप की निशानी है कि हमें इस ग्लोबल वर्ल्ड में अच्छा लीडर बनना है तो हमें दूसरों को फ्रीडम और डिग्निटी देना पड़ेगी। अगर उस बच्चे को हमें एम्पावर करना है, नहीं करना है, कंडीशनिंग ही करते रहना है, तो वो डिप्रेशन होता ही होता है। कंडीशनिंग का अर्थ ही है मैं अपनी कंडीशनिंग उनको कर रहा हूँ, तो वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो एक अच्छा लीडर वही है जो दूसरों को बढ़ने दे, ग्रो करने दे, टीम एम्पावरमेंट करें। दादी का मुझे एक याद आता है, करीब 1983-84 की बात है। ऑनरेबल चिन्ना रेड्डी उस समय राजस्थान गवर्नमेंट के गवर्नर थे। उस समय वो फुल पावर पे थे और बहनें उनको कोर्स कराने वो माउंट आबू, क्योंकि कैपिटल आते थे, हर गवर्नर वहाँ आता था गर्मियों में, तो बहनें कोर्स कराने जाती थी। एक दिन वो ओम शांति भवन में आए और उस समय करीब 2000-2500 टीचर्स बैठी हुई थी। बड़ी दादी भी थी और ऑनरेबल गवर्नर जी भी आए। उन्होंने दादी जी से पूछा ब्रह्मा कुमारी कौन है? दादी जी ने कहा ये सब ब्रह्मा कुमारी है, 2-2500। उसको वो बात क्लिक कर गई कि एक ब्रह्मा कुमारी नहीं है, इतनी सारी ब्रह्मा कुमारी है। और उन्होंने वो बात अपने डिवाइन उससे भी पूछी। उन्होंने कहा कि वहाँ तो इतनी सारी ब्रह्मा कुमारी है। वो बात उसको इतनी अच्छी क्लिक कर गई कि लीडरशिप ने कितना अच्छा लीडरशिप है, सभी एम्पावर्ड हैं, एक के बाद 2500 लोग तैयार हैं। तो उन्होंने ज्ञान सरोवर में और काफ़ी मदद करी थी। उस एक क्लिक दादी जी ने कहा ये सब है। दादी जी ने ये नहीं कहा मैं हूँ, दादी जी ने कहा ये सब है। बहुत सुंदर डॉक्टर प्रेम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपने ज्ञान की साइंटिफिकली, लॉजिकली बहुत सारी बातों पर ज्ञान प्रकाश डाला जो बहुत बहुत सभी के लिए वैल्यूएबल है और बहुत बहुत जीवन में उतारने के लिए है। आपने इतना अपना समय दिया, आपको बहुत बहुत थैंक्स है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।